बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहिब की जानिब से पार्लिमानी अरकान को इशाया दिया गया, जिसमें बहुत सी बातें आई उसके बाद कि जबकि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से वो जो एलामिया जारी किया गया था, उस इशाये के मुतालिक उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो गुफ्तगू हुई है तमाम जो पार्लिमानी अरकान थे, मगर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो इशाया दिया था, ये उन्होंने कहा कि मैं क्लियर कर दूं, ये पीडीएम को नहीं बल्कि पार्लिमानी अरकान को था। उनके से जब पूछा गया कि आप मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने कहा जहां पर शहबाज शरीफ मौजूद हूं, मेरा मौजूद होना जरूरी नहीं है। और उन्होंने साथ कहा कि जो मौकिफ मेरा है वही शाहिद खाकान अब्बासी का, यानी कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहिब का मौकिफ है वही मेरा है। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी साहिब को कुछ तहफ्फुजात हैं पीपल्स पार्टी से दीगर के हुए। इसी पर आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालमनगार तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। ये क्या देख रहे हैं, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ, एक सिंपल बात थी कि शहबाज शरीफ ने जो अशाया दिया था वो पार्लियामेंटेरियन का अशाया था। बिल्कुल ठीक हो गया। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, बजट आने वाला है, वो चाहते थे कि वो बजट आने से पहले एक तरह की ये तासुर हो कि अपोजिशन इकट्ठी है, यूनाइटेड है। अगर पीपल्स पार्टी ने यह किया कि बिलावल नहीं आए और 2 सेनेटर भेज दिए ताकि ये समझा जाए कि ये अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन है तो हमारे सेनेटर जो हैं वो जिनको ये नहीं मानते कि ये लीडर ऑफ दी हाउस अपोजिशन है, या शरीर रहमान को साथ कर दिया है दोनों सेनेटर्स को, वो भी तासुर पैदा हो कि हमने सेनेटर भी भेजे। अपना अपना खेल है। अच्छा, इस पे अब अगले दिन कंट्रोवर्सी चल पड़ी कि ये पीडीएम को रिवाइव करने की बात है। शहबाज शरीफ ने तो अपोजिशन को इकट्ठा करने की बात की है ना। अब जब अपोजिशन की पार्लियामेंट में सियासत है, उसमें अगर आप इकट्ठे नहीं है तो शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन कैसे हो गए? अब हो सकता है कि पीपल्स पार्टी एक चक्कर चलाए, वो लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से, लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से सेनेट के एक वशाया और दे दे। ये चक्कर खेल रहे हैं ना जी। खेल रहे हैं। अच्छा, उस दिन लेकिन ये जरूरी समझा शाहिद खाकान अब्बासी ने, वो कभी कभी आजकल बहुत तेज बात करते हैं और प्लान के तहत करते हैं। वो नवाज शरीफ के बयानियों को या मरियम नवाज के बयानियों को अपने अंदाज में बयान करते हैं। उन्होंने कहा जी जब तक जवाब नहीं देते पीपल्स पार्टी, जो हमने सवालनामा उन्होंने फाड़ के फेंक दिया है, तो उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। उसे बड़े और अगर उसके बगैर वो शामिल होते हैं तो उसका मतलब मैं सेक्रेटरी जनरल नहीं हूँ। सही, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। और मरियम ने कहा कि मैंने तो उनकी गुफ्तगू सुनी नहीं है, लेकिन जो उनका मौकफ है वो मेरा मौकफ है। यानी कि इत्मीनान की ये हद है। ये नहीं, इत्मीनान की हद नहीं है। ये मतलब ये है कि हम तो मिले हुए हैं। सीधी बात तो ये है कि हम तो मिले हुए हैं। लेकिन इससे ये ख्याल पैदा होना कि कहीं इससे ये तो नहीं है कि शहबाज शरीफ एक लाइन पर हैं और मरियम और ये लोग दूसरी लाइन पर हैं। किसी ने ठीक कहा है कि ये जो शरीफ फैमिली है ये आपस में लड़ती नहीं है, ये खेल बड़े आराम से खेलती है। वो कुछ करता है, वो कुछ करता है। जब इंतहा पे थी सूरत हाल, शहबाज शरीफ, यहाँ नवाज शरीफ बीमार थे, तो वो जब चले गए तो उनके जाने से पहले एक ट्विटर जारी हो गया था, ये जो उनका हमजा के बाद दूसरा बेटा है सलमान का, कि देखा मेरे बाप ने क्या कमाल दिखाया, नवाज शरीफ को लंदन भिजवा दिया। वो उससे 2 दिन और डिले हो गया। अच्छा, बात यह है कि ये दोनों अपने अपने अंदाज में सियासत करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को भी ये है कि उसने कभी बाई को डिच नहीं किया। अच्छा, अब इस सियासत को वो कोऑर्डिनेट करके करते हैं या कुछ समझे कि बेवकूफी में लड़ पड़ते हैं। वो ऑनलाइन ले लेता है, वो ऑनलाइन ले लेता है, कभी वो चल जाती है, कभी वो चल जाती है, लेकिन सियासत पे ऐसे ही होता है। आप इसके लिए मुत्तफिक हो। देखिए, फलस्तीन पर इकट्ठा वोट दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल। बल्कि गवर्नमेंट का ने भी वोट दिया, वही जो अपोजिशन ने दिया, और अपोजिशन की दोनों जमातों ने हम ख्याल होकर वोट दिया। ये क्यों होता है? आपको बहुत से मसलों पर पार्लियामेंट में आप इकट्ठे होना है। रह गई पीडीएम, तो उसकी पॉलिटिक्स और है। पीडीएम ब्रांड अब चलने वाला नहीं है। पीडीएम ब्रांड का मतलब था लॉन्ग मार्च, उसका मतलब था धरना, उसका मतलब था इस्तीफे, उसका मतलब था कि सड़कों पर निकलाओ, उसका मतलब था कि जोर दे के इस हुकूमत का तख्ता उलट दो, कहे बगैर। वो कहते थे कि हम उन कुव्वतों को मुखातब हो रहे हैं जो पीछे से मदद करती हैं। आइन के मुताबिक जो करना है करें, आइन से हटके करेंगे तो हम आपकी मज़ाहमत करेंगे। वो ब्रांड था। वो ब्रांड क्यों नाकाम हुआ या खत्म हुआ,
पीपल्स पार्टी डिच कर गई, मौलाना फजल रहमान भी डिच कर गए, या खुद इनका मरियम नवाज वगैरह का भी एक थीसिस यही था कि अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। यानी कि इनकी पसे पर्दा उनसे मुलाकातें, मुझे कुछ नहीं पता क्या मुलाकातें होती कि नहीं होती, वो तो सब कुछ होता रहता है। अच्छा, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब वो ब्रांड नहीं है। इस वक्त जरूरत ना डरने की है, इस वक्त जरूरत ना लॉन्ग मार्च की है, इस वक्त जरूरत ना इस्तीफे देने की है। अब तो अगले इलेक्शन की आप तैयारी कर रहे हैं। इसके दौरान आप, यानी कि आपने ये कुछ लोग करते, पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं ना जी कि उन्होंने कमिटमेंट कर ली थी कि इस हुकूमत के हम 5 साल पूरे कराएंगे, वो उन्होंने कर दिया। दूसरे कहते हैं जी मौलाना फजल रहमान ने शायद कमिटमेंट कर ली थी, क्योंकि उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अभी हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इस्तीफे नहीं देंगे तो मार्च करने का क्या फायदा। तो ये बातें पहले फजल रहमान ने भी कही थी, सही, और यही बातें जो थी पीपल्स पार्टी कह रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का चूंकि रिकॉर्ड दोनों का एक है, जब मुशर्रफ को इलेक्ट कराने की बात थी तो इन्होंने कहा, तय हुआ था असेंबली तोड़ेंगे एमएमए में, असेंबली नहीं तोड़ी, और उस दिन तोड़ी जिस दिन इलेक्शन हो गए। फजल रहमान का ये रिकॉर्ड, और पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड क्या है, वो तो जमहूरियत पसंद है ना, वो वॉकआउट कर गए सिर्फ, जिसका मतलब है कि फायदा जो था मुशर्रफ को पहुंचा। ये अपने अपने अंदाज के रिकॉर्ड हैं, अपने अपने अंदाज की जमहूरियत है, और इसके साथ ही एक छूट मिल जाती है जब आपको, मुकदमे तो दोनों तरफ है ना, बिल्कुल, तो कहा जाता है कि ये छूट मिल गई है। पिछले दिनों तो ये बात थी कि मरियम बाहर जाने की कोशिश कर रही, वो खामोश थी बिल्कुल। अब भी वो ज्यादा कोई बोल नहीं रही, यानी कि ये शायद ये भी है कि नवाज शरीफ ने समझ दिया है कि इस वक्त अब मरियम का और ज्यादा आगे जाना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उसका फायदा कुछ नहीं होगा। मरियम जो है क्राउड पुलर है, उसने मुस्लिम लीग के तने मुर्दा में जान डाल दी है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन वो जो सियासत करना और सारा मामला करना, वहां तो फिर घाक आदमी चाहिए ना, कोई फजल रहमान चाहिए, बल्कि शहबाज शरीफ भी गुजारा कर लेगा। अब मुस्लिम लीग में बल्कि उस तरह के लोग हैं कम, तो जो जोड़ तोड़ के बाहर हुआ करते हैं। बहरहाल ये एक ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा लोग हैं इनमें, ये कह सकते हैं। हाँ, इनका अपना स्टाइल है, इनकी फॉलोइंग है और है सही। पंजाब में इनको कोई बीट नहीं कर सकता। इससे सारी कुव्वतें डरती इसलिए हैं कि पंजाब में आज भी इलेक्शन करा लिए जाएंगे तो नवाज शरीफ जीतेगा, जिस खंबे पर वो हाथ रख देगा वो जीत जाएगा। यही सूरत हाल है, इसी से वो घबराते हैं। इसी पे आज मरियम ने कहा कि उन्होंने कहा पंजाब से आप जहांगीर तरीन, क्यों जी, अक्सरियत तो हमें हासिल है। सही, मतलब उसे कहने का था अक्सरियत तो हमें हासिल है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस अक्सरियत से नहीं होता। बिल्कुल। उसका मतलब होता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है तो नो कॉन्फिडेंस होगा, और कहे बगैर कह गए कि हमारे साथ नहीं है। अगर वो पावर में है तो इसलिए नहीं कि हम अक्सरियत में कम थे, हम तो ज्यादा थे, वो पावर में इसलिए बहुत सी चीजें, ये गुज़श्ता चंद सालों में बहुत सी चीजें मसाले सामने आ जाती हैं। हाँ, अगर वो आए तो उसकी वजह यह है कि उनको सपोर्ट हासिल है। सही, और खास तौर पर नो कॉन्फिडेंस में, अरे वरना चेयरमैन जो थे सेनेट के, वो इतनी मेजॉरिटी के बावजूद हटा नहीं सके। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर तजियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमारे साथ। अरे मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद बरेलवी साहब। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे आप बताइए। क्या बातें कर आप क्या गप लगा रहे थे? मैं लगा रहा था कि वो जो शाइया कल हुआ है, और उस कुछ शाइया के बारे में कहते हैं कि ये तो जी पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठा करने की एक स्कीम है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने अपना रोल समझा कि किस तरह अपोजिशन के लोगों को इकट्ठा करे। दूसरा तासुर पैदा होता है कि जनाब ये पीडीएम तो इकट्ठा नहीं कर रहे ये लोग। मेरा ये कहना है कि पीडीएम ब्रांड अब चलेगा नहीं। वो ब्रांड ये था कि आप लॉन्ग मार्च करें, आप इस्तीफे दें, आप धरना दें, आप स्ट्रीट पावर के जोर पर इमरान को हटाएं और बात को आगे बढ़ाएं। अब लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं रही, या ये ब्रांड अब चलने का नहीं है। अब आपको आइंदा इलेक्शन की तैयारी करनी है, या आपको ऐसी सूरत हाल पैदा करनी है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात हो। क्या कहेंगे आप? ठीक है, तो ये सब आपको भी पता है कि पहले आप जैसे अगर मैं कौमी इत्तेहाद की तहरीक से पीएनए की तहरीक से भुट्टो खिलाफ चली खिलाफ करूँ यही साहब, लेकिन वो एक पॉपुलर मूवमेंट थी। पॉपुलर मतलब स्ट्रीट पावर थी। ठीक है, आप कहेंगे जी वो डॉलर आया जी फला साहब पॉपुलर मूवमेंट, लाखों लोग रोड मिलकर के निकलते थे, बाहर आते थे। भुट्टो के खिलाफ, भुट्टो साहब खान के खिलाफ पॉपुलर सपोर्ट थी।
ट्रेन की, वो नहीं होता कि ट्रक में लोगों को लाया गया, ठीक है, पैसे दिए गए। मैं ये कहता था कि उसके बाद फॉलो अगर हम करते चले जाएं, एमजीएम गलत या सही फाशिस्ट थे, वो थे, लेकिन वो उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया कि नहीं महाजनों के साथ ये हो रहा है। देखा ये 40 डीएसपी सिंधी हैं तो 2 महाजन एसपी हैं, 28 कमिश्नर हैं तो ये है। फिर यहाँ आपने देखा कोई खास पश्तून थे वो टैक्सी में बड़ा बुरा सलूक करते थे, कहनी है जो फिर वो और फोर्सेज आ गई। लेकिन इनिशियली अगर आप देखें कि पूरी एमजीएम बनी साजिशों से पॉपुलर अवामी पार्टियां पैदा हों, तो उसमें उसके पीछे और भी तो मुहरिकात होते हैं ना, ठीक है, ग्रीवेंसेस होते हैं, और चीजें होती हैं। इन्हें आप तो मुझे ज्यादा बताते, हम खाली समझते हैं कि एक अब जब ये पीएम बनी तो ये फजलुर रहमान साहब जो जख्म खोदा थे खान साहब के, उनका सूबा ही नहीं छिना, उनकी हल्का तक उनसे छिन गया। अब उनमें तो जलाल जमाल था, पश्तूनियत भी थी, मौलवी भी थी। फिर इमरान खान वो समझते हैं कि ये रॉक हडसन किस्म का आदमी, देखिए किस तरह छीन के ले गया, वो तो सियासतदानी मानते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे लेवल इनके एक्सप्लॉइट किया, मियाँ साहब बैठे थे, यहाँ तक तो मामला हो गया। लेकिन वो ये भूल गए कि ये पीपल्स पार्टी जो मार खाते खाते जो बिलावल की शक्ल में आई, तो पीपल्स पार्टी वो नहीं है जिसमें वो जयाले थे जो अपने को आगे लगाते थे, जो कोड़े मारते थे, जो जेल जाते थे। ये तो 20 साल से वजीर हैं, शीर हैं, मुखिया हैं, मुगले हैं, दौरे हैं, शर्जील मेमन है, शाह साहब, डॉक्टर आसिम है। तो अब ये पीर पार्टी है ही नहीं वो जिससे के लिए सड़कों पे निकलो भाई, वो क्यों निकले सड़कों पे। जो मौलाना साहब चाह रहे थे लॉन्ग, आपको याद होगा की उन्होंने कि वो भूल गए सब। तो मौलाना साहब को ये नून भी जरूर गुस्से में बिखरे हुई थी, लेकिन आप हम जिससे कई बार कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग का वोटर तो है, लेकिन ये वोटर नहीं है कि जो थाना कचहरी जेल देखे। ये मिडिल क्लास का बंदा है, ये बिजनेसमैन है, ये उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, पालता है, करता है। फिर हमने और आपके जमाने में इंकलाबी होती है, हम घर में थोड़ी पूछते थे आज मैं और आप जब घर से निकलने का हम मुझे कोई भी ताना देते इनका कि इनकलाब आ रहा है, फला आ रहा है जी बस, और ये लीजिए आपका घर बार में, मैं तो ये जाऊंगा नहीं भाई। अगर सुरखा इनकलाब आ रहा है तो सब्ज इनकलाब आ रहा है, तो पता नहीं कौन सा आ रहा है। हाँ, मौलाना भी हो गए। तो उन्होंने ये देखा कि नून लीग के बाद तो नून कुछ भी नहीं है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। फिल्म का मतलब ये है कि यहाँ ये पोर्ट सिटी है, यहाँ 50 से थाने हैं, ये 50 टैक्स देने वाला सूबा है, ये पूरे सूबा उनके पास है, जो इतना बड़ा खजाना है, तिजोरियां हैं, ये हवाले करते हैं। तो वो उन्होंने क्लेवरली अपने लाई साहब जो मौजूद अस्पताल में बिग प्ले, कहने का मकसद ये है कि मौलाना पड़ गए। और फिर मियाँ साहब का नहीं है ना। फिर एक और बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि अब पॉलिटिक्स में लोगों के माली मफादात बहुत वाबस्ता होते हैं। ठीक नसरुल्लाह खां के नहीं होते थे, जिंदगियों के नहीं होते थे, मौलाना मौदूदी के माली मफादात नहीं होते थे कि हम होते हैं पकड़ा गया तो हमारी फैक्ट्रियों क्या होगा। नसरुल्लाह खान तो अपनी जमीनें बेच गया, मरब्बे बेच गया, और दौलताना बड़ा बदनाम था, लेकिन दौलताना जब था 5000 एकड़ जमीन थी, जब गया तो 500 थी। ये जो हमारे आपके जो छात्र बरदार सही निगार जो लोगों को नहीं पता, इनका बायोडेटा कभी पूछा करें यार, आप लोग 6 साल पहले करते थे, फिर में करता होगा, कोई किसी और जगह करता होगा, होटल में मैनेजर होगा, कुछ इस तरह का होगा। 2-4 लोगों को जिनको साफ ही बैकग्राउंड पता हो, उन्हें पता रहता है कि पॉलिटिक्स का एक बैकग्राउंड होता था, जो लड़ते थे। तो कहने का मतलब ये है कि मौलाना ने काम तो कर लिया, लेकिन उन्हें यहाँ तक ले भी आए, उन्हें आगे का नहीं पता था। नून लीग का जैसे मैंने कहा कि जी उनको वो तो थे, तो शहबाज शरीफ साहब आ गए, और वो शुरू से आपको याद होगा ये अजीब बात थी, जिस दिन जो है अक्टूबर 99 में आपके 2 नजर जी को लेके मुल्तान तकरीर ले आए, शहबाज शरीफ हमको रखने जा रहे हैं, अंदर जाके माफी मांग ली 20 साल पहले। तो शहबाज शरीफ कहते भाई क्या कर रहे हो, अगर उनसे पूछते वो यही कह रहे थे, हमने कहा भाई तो तो आज शहबाज शरीफ भी उनको ये कह रहे हैं कि मियां साहब तुम भी हो क्या, अच्छा नासिर हो क्या आप, तो नहीं हो आप। तो ये नून लीग की पार्टी है, जब पार्टी की पार्टी के लिए। ठीक बात। तो मतलब ये है कि जो कल जो हुआ है, ये तो पार्लियामेंटी सियासत अब करने का प्रोग्राम है। वो जो सेंटर को एमएनएस को एमपीए को घर बैठे जो है महीना मिल रहा है, 6 करोड़ के फंड मिल रहे हैं, और के हल्के का इलेक्शन लड़ने के लिए
ये जो आपके कहते हैं ना ये 9 में जो फिर मंदोखेल जीते हैं, उससे पहले उनको 15 करोड़ रुपए दिए गए कि पानी का सबसे बड़ा मसला था वॉल करो। तो अब कहाँ बात है कि मैं बहुत आगे बढ़ गया। कहने मतलब ये है कि जनाब इन पॉलिटिकल पार्टियां ये एक ये वन नजर वे प्रेशर डालती है एस्टेब्लिशमेंट के हम आपकी ज्यादा अच्छी खिदमत कर सकते हैं, देखो इमरान खान कितना नाकारा है, इससे क्यों मुंह कर रहा हो, हम देखें हमें बुलाए आप आइए, हम आपका ज्यादा अच्छी खिदमत करेंगे, हमने पहले भी आपकी खिदमत की थी। अब जब वो नहीं करते तो फिर उससे में जरा हंसी पे आ जाते हैं। बहुत बहुत उम्दा बात, बहुत ठीक बात आपने कही जनाब। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने बहुत तजिया एक ही स्ट्रोक में कर दिया और इतनी सफाई के साथ कर दिया कि किसी को डिसएग्री करने की हिम्मत ही नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आपका जी, बड़ी सीधी बात की कि पार्टियां थी, पीएनए के मूवमेंट का जिक्र किया उन्होंने। जाहिर है कि ये उस वक्त भुट्टो के साथ थे, कहते हुए उस मूवमेंट में लोग भुट्टो के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए थे। पीएनए के मूवमेंट को देखा मैंने, देखा नहीं मैंने, उसको कवर किया है। सही, उनके साइडर थे हम, हमारे सामने वोटों की तकसीम होती थी। ये नहीं कि हम कोई वोट लोगों को टिकटें दिलाते थे, लेकिन हम देखते थे कि टिकटें कैसे बढ़ती है, कैसे क्या होता है। नौजमातें इस तरह मुत्तहिद कि जिसका इंतहा नहीं है। उन्होंने सियासत की, मुफ्ती महमूद साहब को सदर बना दिया, लेकिन लीडर असर खान थे। सड़कों पर जब असर खान निकलते जुलूस क्या क्या, उसमें भी इसी पॉलिटिक्स ने कुछ प्रॉब्लम पैदा किए। आखिरी वक्त पे आके असर खान और बेगम नसीम वली खान, खुदा उनकी मगफरत करे, मैंने पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, शायद पत्नी प्रोग्राम नहीं था उन दिनों में, जिक्र नहीं कर पाया। बेगम नसीम वली खान जब निकली थी, नैब पे पाबंदी लगी थी, उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी थी ना जी, पाबंदी लगी थी, तो ये निकली बगदाद में। पठान औरत, उस वक्त इनकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो ड्रेस कोड सेट किया, फातिमा जना के बाद ये पहली खातून थी जिन्होंने ड्रेस कोड सेट किया, दुपट्टा और सारा वो एक चादर और उसके साथ निकली। वो आज तक ड्रेस कोड है। नुसरत भुट्टो ने वही अडॉप्ट किया, बेनजीर ने वही अडॉप्ट किया। हालांकि कल्चर के लिहाज से वो दूसरा भी कर सकती थी। कुलसूम नवाज तो खैर इसी कल्चर की थी, लेकिन बेगम वली खान ने, नसीम वली खान ने उस जमाने में, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स ये थी कि उनकी भी असर खान की ये हो गई थी कि हमें अब इसकी छुट्टी करानी चाहिए भुट्टो की, और फौज आएगी और 90 दिन में इंतखाबात करा देगी। ये पता नहीं किसने उनके दिल में डाल दिया था कि 90 दिन में किस में संभाल दिया था। असर खान भी शामिल थे उसमें, हालांकि मैं उनका बहुत कायल हूँ, बहुत मद्दाह हूँ, और मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। नसीम वली खान ने भी यही कहा था। वो इस पे पिट गई पीएनए आखिरी लम्हों में, लेकिन जिस तरह मूवमेंट वो चली थी, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि लोग किस तरह दीवाने हुए थे, पागल हो गए थे। मैं याद हूं कि लाहौर में था उस वक्त में, एक बच्चा आया 12-13 साल का, बड़ा प्यारा सा बच्चा, कहता अंकल मुझे भी मूवमेंट में शामिल करा दीजिए, मैंने भी शरीक होना है। ऐसे ऐसे लोग जाले आते थे। और जब इन्होंने ऐलान किया कि 4 लोग कुरान लेके निकलेंगे और वो आगे हमारे फौजी जवान लाल लाइन बना देते थे, जो इससे क्रॉस करेगा गोली मार दी जाएगी। कराची के रीगल चौक में भी हुआ, ना भी मुझे याद है, मौलाना ज़िक्रिया, डॉक्टर बीन अख्तर वगैरह वगैरह। लाहौर में भी हुआ कि जब वो वहां पहुंचते थे, वो पट्टी आगे कर दी जाती थी, वो पट्टी आगे कर दी जाती थी। हमारे सिपाहियों ने फायरिंग करने से, उसमें उस जमाने के बड़े बड़े लोग हीरो बने हुए हैं। जब मार्शल लगा लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में, तो लोगों ने नारे लगाया आधा नहीं पूरा मार्शल। और जब वैसे फौज आई तो वो नारे मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता, वो नारे लगाए लाहौर के बाटी दरवाजे पे। तो ये एक कहानी है जिसमें अवाम इन्वॉल्व थे और सारी नक्शा बदला था, सूरत हाल बदली थी। वो कहानियां, वो तारीख जो है, हम अब इस मूवमेंट में वो दोहरा नहीं पाए। सही है जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। मेरे साथ ब्रेक से सब लौट कर आते हैं, जो गुफ्तगू आगे लेकर चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मेरे साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध में अमन-ओ-अमान की जो खराब सूरत हाल है उस पर नोटिस लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को फौरी तौर पर कहा कि सिंध का दौरा करने की हिदायत की और सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब की। क्या देख रहे हैं कि अब सिंध की हुकूमत है वो तावन करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, ये तावन करे ना करे, ये बिल्कुल इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप सिंध को इसके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। आपने बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी पुलिस के लिए, और खरीदने वालों ने बता भी दिया डाकुओं को कि किस तरह की गाड़ियां हैं।
पुलिस ने खरीदी होंगी ना जी, पुलिस ने खरीदी होंगी। और वो गाड़ियां ऐसी थी कि गोलियां उनके आर पार चली गई। बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उसमें कितना पैसा खर्च किया गया होगा। और आम सी गाड़ियां लेके, बल्कि आम सी गाड़ियां भी, ऐसी गाड़ियां जो कि गोलियों को फैसिलिटेट करें, वो आपने लेके दे दी अपने बंदों को। और आपकी बख्तरबंद गाड़ियों पर बैठे हुए हैं डाकू। देखिए, जब ये फौजी एक्शन हुआ था सिंध में, कराची के खिलाफ हुआ था, MKM के खिलाफ हुआ था, तो आगाज में यही कहा गया था कि सिंध पर डाकुओं का राज है, उनके खिलाफ एक्शन लेना है। मैं बिल्कुल, मुझे जुबानी याद है उस वक्त सिंध में जब सड़कों पर चलते थे, काफिले बना के चलना पड़ता था, वरना रास्ते में लूट लिए जाते थे। और जंगलों में जैसे कच्चे की जमीनें कहते हैं, वहां डाकुओं का राज था। राडो गढ़ी और बोस्की के थान मांगने का उनके यहाँ रवाज था। उसके अलावा जो तावान में मांगते थे। एक बार मैं नवाए वक्त में था, तो मैंने उसके लिए सखर में एक प्लाट खरीदा, तो मैंने उसके लिए कहा कि चौकीदार रखो। उन्होंने कहा चौकीदार बहुत अच्छा आदमी है, ये एक्स डारियल है। क्या मतलब? साबक डाकू है। क्यों भाई? उन्होंने कहा ये इसके साथ डाकू नहीं आएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, इसको रख लो। चौकीदार पे ये हालत हो गई थी सिंध की। और कार्रवाई सिंध के इंटीरियर में शुरू हुई और चुपके से कराची में आ गई। तो MKM वाले यही चीखते थे, कार्रवाई आपने इंटीरियर में करनी थी, ये कराची में क्या करने आ गए। मैंने उन दिनों में एक बार ट्रेन में पता नहीं किस काम के लिए सफर किया, मुझे नजर आया कि जब ट्रेन चलती है सिंध के इलाके में, तो उस पर नौजवान कब्जा कर लेते हैं, टिकट नहीं देते, सबको तंग भी करते हैं, और जहां चाहते उतरते हैं, जहां चाहते चढ़ जाते हैं। लालचनेस पैदा हो गई थी। और जो कुछ बड़े जमींदार जो थे, वडेरे कह लें, कुछ कह लें, उन्हें पथारेदार कहा जाता था। वो इन डाकुओं की पुष्टपनाही करते थे। ऐसे ऐसे लोगों की लिस्ट छाया हुई थी उस जमाने में, इंटेलिजेंस ने छापी थी। उसी पे तो रेंजर आई थी। उसके बाद रसूलुल्लाह बाबर आए तो वो रेंजर को ले आए। ये वही सिलसिला चल रहा है ना जी। अब फिर अगर सिंध पर डाकुओं का दारियल जिसे कहते हैं, वो कब्जा हो गया है, तो उसे खत्म करना पड़ेगा ना जी। और हो सकता है कि उस वक्त सिंध की हुकूमत उनका ताउन ना करे, और हो सकता है कि ऐसे में बहुत से इख्तियारात जो कि पहले ही उनके पास हैं, रेंजर्स के पास या फौज के पास हैं, उनके पास वापस चले जाएं। यही सूरत थी ना कि जब वहां एक जमाने में गवर्नर राज को नाफिज करना पड़ा, जब हकीम से शहीद कर दिए गए। तो ये सारी वो सूरत हाल है कि लड़ाई क्या है कि एक्शन इंटीरियर में शुरू हुआ और खत्म क्या यानी कि इंतहा पे कराची में पहुंचा। इनकी यही लड़ाई है ना कि आप हमारे खिलाफ, इनके खिलाफ आए थे, हमारे खिलाफ क्यों आ गए। तो यही सूरत हाल मुझे अब लगती है कि सिंध पे फिर डाकुओं का राज है। वहां कच्चे की जमीनें, जंगलात जो होते हैं, कच्चे की जमीन उससे कहते हैं दरिया के साथ जो वो इलाका होता है जो बनों के अंदर होता है, जहां आप फसलें भी उगा लेते हैं, जहां पे कब्जा होता है। जितोइयों के पास कच्चे की जमीन बेशुमार होगी, फलां के पास बेशुमार होगी। अब जैसे इंक्रोचमेंट खत्म कर रहे हैं ना, रेंजर के साथ साथ आप फौज को भी तलब कर लिया उसकी मदद लेने का, यानी कि फैसला किया सिंध हुकूमत ने। नहीं जी, इसीलिए तो होता है ना जी। आपकी नाकामी की इंतहा यह है कि आपने जो इक्विपमेंट खरीदा है वो जाली खरीदा है। ये जो कहते हैं कि सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, वो लूट मार करती है, वो यही सिर्फ पता चलता है। इससे बड़ी लूट मार क्या हो सकती है? सही कि आप बख्तरबंद गाड़ी के नाम पे आम गाड़ी खरीद के अपने कुलीग्स को दे दें और डाकुओं को ही बता दें। वो गोलियां मारते हैं, पार करते हैं, अंदर लोग बूंद देते हैं, वो चीखदार करते हैं खुदा के लिए हमें बचाओ। ये कब्जा करके उन बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ के मजाक उड़ाते हैं पूरी आपकी इंतजामिया का। सही। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार सालिक मजीद साहब ने जी। सालिक मजीद साहब हमारे साथ, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सालिक मजीद साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब, खैर खैरियत? अल्लाह का शुक्र। ये हमारे शेख रशीद को भेज दिया है वजीर आजम साहब ने कि सिंध में वो जो वाकया हुआ है कि बख्तरबंद गाड़ियों को गोलियां चीरती हुई गुजर गई हैं और डाकुओं ने कब्जा करके वहां वो, तो क्या डाकुओं का राज फिर हो गया? 90s में मैंने सुना था कि जब MKM के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था तो पहले ऐलान हुआ था कि इंटीरियर में ऑपरेशन करना है, और इंटीरियर और होते होते अचानक कराची में आ गया था। क्या लगता है आपको सारी सूरत? मीर साहब, आप बादशाह आदमी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आपकी मौजूदगी में यहाँ कराची में ये सब कुछ हुआ था, और उस वक्त 72 बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए जो है वो ऑपरेशन का फैसला हुआ था। वो सारे डाकू थे जिनको पकड़ना था, लेकिन फिर ऑपरेशन का रुख जो है वो डाकुओं की बजाय वो कराची की तरफ हो गया। और फिर उस जमाने में MKM और सारी लीडरशिप लंदन और सारी बातें यहाँ पे हुई, ऑपरेशन हुआ, वो डाकू वहीं रह गए और कुछ और लोग जो हैं वो ऑपरेशन की नजर हो गए। बाद में हुकूमतें बदल गई, उसके बाद फिर अब आज जो सूरत हाल है अगर इसकी बात करें तो वहां पे एंटी
एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उनके पास मौजूद हैं डाकुओं के पास। अच्छा। तो अब ये वहां पे इसकी तरसील कैसे हुई, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुई, कहाँ से खरीदी गई, कैसे पहुंची, और ये क्या किसी से चोरी हुई, ये क्या वो असला है जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा था नेटो का, या ये वो असला है जो पाकिस्तान के यहाँ से कहीं से चोरी हुआ है या स्मगल हुआ है। तो अगर ये पाकिस्तान में बनता है और डाकुओं के लिए बनता है तो बड़ी हैरत की बात है, और अगर ये किसी दूसरे मुल्क से आया है और बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गया है और डाकुओं के पास पहुंच गया तो भी हैरत की बात है। और यहाँ पे हमने देखा लियारी गैंग के खिलाफ तो ऑपरेशन हुआ, हमने देखा डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की बातें हुई, हमने पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन क्या वजह है कि कराची के ये सिंध के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम एरिया बने हुए हैं, वो भी दरिया के साथ, वहां पे ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा? क्या ये ऑपरेशन करना सिर्फ सिंध हुकूमत या सिंध पुलिस का काम था? सिंध पुलिस और उसके लोग तो खुद मिले हुए हैं, यहाँ के सियासतदान खुद उनके जो हैं वो सहूलतकार बने रहे हैं। अब भी जो ऑपरेशन 10 लाशें आई पहले वहां पे चाचड़ बरादरी की 10 लाशें उन्होंने भेजी डाकुओं ने, उसके बाद ऑपरेशन के लिए पुलिस को भेजा तो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों को गोलियां चीरती हुई गुजर गई। अब वो कह रहे हैं कि इसमें चाइनीज असला भी शायद इस्तेमाल हुआ है, इसमें शायद अमेरिकन असला भी इस्तेमाल हुआ है, और भी मुल्कों के असले जो हैं वो इसमें जो है शामिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है, या यहाँ पे असला कौन सप्लाई कर रहा है और ये कैसे आ रहा है मुख्तलिफ मुल्कों का असला यहाँ पे। तो ये तो बहुत सीरियस बात है, इसमें यकीनी तौर पे शेर रशीद साहब को भेजा, अच्छा किया वज़ीर आज़म साहब ने ताकि सूरत हाल का सही तौर पर अंदाजा लगाया जा सके कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ये कब से ये मामला चल रहा है। चलें, सिंध गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो तो पीपल्स पार्टी के नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी के लोग इसमें मुलव्विस हैं, सिंध हुकूमत की नाअहली है, सिंध हुकूमत इसमें मुलव्विस है, तो बाकी इदारों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। क्या सब के सब लोग सोए हुए थे, आंखें बंद करके बैठे हुए थे? ये डाकू जो है अचानक आसमान से तो पैराशूट से नहीं आए, ये तो यहीं पे पले बड़े हैं और इनको ये सारा असला किसने दिया है। और ये लोग आज से वारदातें नहीं कर रहे, कराची से लोगों को अगवा करके वहां ले जाया जाता है, वहां से तावान मांगा जाता है, बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़े बड़े सरमायाकारों को जो है वो पर्चियां आती रही हैं, भत्ते मांगे जाते रहे हैं। तो ये सिलसिला सब जानते हैं कब से हो रहा है। इसमें पूरी CPLC यहाँ पे गवर्नर हाउस में बनी हुई है, उन्होंने बहुत सारे गैंग्स जो हैं उनको बस्ट करने में काम किया, रेंजर्स ने किया, पुलिस ने किया। उसके बावजूद अगर ये आज सूरत सामने आ रही है तो इसका मतलब है कि कोई मुनज़्ज़म अंदाज से ये काम कर रहा था और किसी ने सरफे नजर किया हुआ था। तो अब आपको क्या लगता है कि कोई गवर्नर आज कोई इस तरफ तो नहीं जा रहे? कुछ सूरत हाल क्या होगी, या वैसे जैसे पहले फौज और रेंजर्स ज्यादा इख्तियारात के साथ काम करती थी वही कोई सूरत हाल बनाई जाएगी? देखें, कोई अगर प्लान कर लिया गया है कहीं और बाला ही बाला और वो प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है सिंध में, और उसके लिए कोई ग्राउंड तलाश की जा रही है और उसके लिए ये मौके तलाश करके और इस तरह की चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह का कोई तजुर्बा यहाँ पे नजर आ सकता है। लेकिन ये सब कुछ बजट के बाद ही होना है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल सर्कल में जो सबसे ज्यादा तबसरे हो रहे हैं वो ये है कि बजट के बाद क्या वजीर आला जो है वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या उनकी 5वीं 6ठी पेशी पे गिरफ्तारी हो जाएगी नैब के हाथों। अभी तो यहाँ पे वजीर आला और उनकी हुकूमत के लाले पड़े हुए हैं। तो अगर ये सूरत हाल चल रही है नैब के केसेस में और साबिक चीफ सेक्रेटरी जो है वो वादा माफ गवाह बन गए हैं वजीर आला के खिलाफ, तो सूरत हाल तो बहुत तशवीशनाक है पॉलिटिकली। तो यहाँ तो सिंध हुकूमत का मुस्तकबिल वैसे ही मुश्किल है, और गवर्नर आज अगर लगता है या कोई सोच रहा है तो ये जाहिर है कि सिंध के लिए मसाइल बढ़ेंगे और सिंध के मसाइल फिर वफाकी हुकूमत तक जाएंगे। सिर्फ कराची के मसाइल कराची तक नहीं रहेंगे, इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक भी जाएंगे। इसका मतलब है कि सियासी सूरत हाल भी तशवीशनाक है, जैसे पहले हुई थी जब सिंध पर कार्रवाई हुई थी तो MKM भी, इंटीरियर के लोग भी सब उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो अब भी नक्शा ऐसा बन रहा है कि अगर कोई कार्रवाई हुई तो वो दूर तक उसके असरात जाएंगे। जी बिल्कुल मीर साहब, और ये लग रहा है कि बजट के दौरान ही ये मामला जो हैं वो सर उठाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि अदम इस्तेहकाम आए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हुकूमत से बेजार हैं। कुछ चाहते हैं कि जिस हुकूमत को अब बहुत अरसा हो गया, पीपल्स पार्टी को तब्दीली आनी चाहिए। कुछ पीपल्स पार्टी के अंदर मसाइल हैं, कुछ पीपल्स पार्टी वाले भी जो हैं वो अगर आप उनसे निजी महफिलों में बात करें तो वो कहते हैं कि भाई किसी मौजूदगी की तलाश की जा रही है कि कोई इस दफा वाकया हो जाए। पहले तो बेनजीर का वाकया हो गया था तो उसकी हमदर्दी के बोर्ड पड़ते रहे और उसमें एक हुकूमत बनी, फिर दूसरी हुकूमत बनी, फिर अब तो परफॉर्मेंस की बात होगी। अगर इलेक्शन में जाएंगे तो परफॉर्मेंस के लिए तो पॉपुलर वोट होगा, सिर्फ जो है वो इलेक्टेबल्स नहीं होंगे।
तो पॉपुलर वोट के लिए तो जाहिर है कि काम करना पड़ेगा। अभी बाई इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी बहुत आसानी से जीत रही है, लेकिन क्या जनरल इलेक्शन में जब इंटरिम गवर्नमेंट होगी और वो एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होगी या एक सेटअप दूसरा होगा, तो क्या फिर यही रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट में जब इलेक्शन हुए थे 2018 के, तो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो लियारी से भी हार गए थे। अब वो हार गए थे या हराया गया था अलग बात है, लेकिन नतीजा तो आया था उनके खिलाफ। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका सालिक मजीद साहब, आपने बहुत तफसील के साथ इन अमूर की निशानदेही की जो आमतौर पर आम आंखों से छुपे रहते हैं जी। थोड़ा इन्होंने क्लियरली वो सारी बातें की, कुछ मैंने बैकग्राउंड बता दी थी, बाकी इन्होंने उसके साथ जो अब सिचुएशन है उसको नथी करके कैसा नक्शा खींच दिया है कि नजर आ जाना चाहिए पाकिस्तान के हर शहरी को कि वहां क्या हो रहा है। सही है। ब्रेक पर जाना जी, मुझे ब्रेक से जब अपलोड कराएंगे तो गुफ्तगू आगे के चलेंगे। टेक अ ब्रेक। सबसे पहले मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। मैं हूं मरियम इकराम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तानी खावे। ये वो जालिम तंदूर है जहां पर नान लगाए जाते हैं, जहां पर खाने लगाए जाते हैं सीखों में लगाकर। मतलब कि जो हलवा पूड़ी लेने आता है वो यहाँ पर चिकन और कीमे की कचौरी लाजमी लेता है। बस गुजरते गुजरते आई वॉज हंग्री, खाने का टाइम था तो मैंने कहा चलो लेट्स जस्ट ड्रॉप बाय एंड सी ये क्या है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है लाइक नए खाने ट्राई करने का। लाइफ में मजा नहीं किया तो फिर क्या किया? ये टमाटर जो है ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में चिकन कढ़ाई में, मटन कढ़ाई में, सालम दुम्बे में, दम पुख्त बन राइस में, सब कुछ में डाला जाता है। सारे खाने को खाना है। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। मेरे साहब बड़ी अहम एक बड़ी सीधी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं खित्ते की। अगर सूरत हाल पर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ भी आप बात की थी हमने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के हवाले से, तो उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो अड्डे देने के हवाले से एक आई थी खबर, मगर बाद में दफ्तर खारजा की जानिब से उसकी तरदीद कर दी गई। आज वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी सेनेट इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा कि कुछ भी नहीं दे रहे जी, हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अमरीका को अड्डे नहीं दे रहे। और उसी दौरान आर्मी चीफ और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता भी होता है, सूरत हाल पर गुफ्तगू भी होती है। कैसे देख रहे हैं कि ये खित्ते में होने क्या जा रहा है? देखिए वो जो अड्डे हमने दिए थे शहबाज एयर बेस और शमसी एयर बेस, तो शहबाज एयर बेस का तो लोगों को पता था, शमसी एयर बेस का तब पता लगा था जब एक्शन खत्म हुआ और हमने नेटो की सप्लाई बंद की थी। तो तब एयर मार्शल ने कहा, उस वक्त जो इंचार्ज थे हमारे चीफ थे, उन्होंने कहा कि हमने शमसी एयर बेस जो है वो भी वापस ले लिया उनसे। तो हमें पता चला कि एक शमसी एयर बेस भी इनके पास था। अच्छा, वैसे हमें ज्वाइन कर लिया इस पर गुफ्तगू करने के लिए एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब। शहजाद चौधरी साहब अगर मौजूद हैं तो फिर उनके होते हुए मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद चौधरी साहब। जी वालेकुम जी शहजाद साहब, क्या हाल है जी? अलग शुक्र है जी। बस हम बात कर रहे हैं कि वो दफ्तर खारजा तो कहता है कि हम कोई बेस नहीं दे रहे, लेकिन वो जो उन्होंने गवाही दी है वहां उनकी अमेरिका में हुई है, उसमें वो बंदा कह गया जो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानता भी है कि पाकिस्तान फजाई और जमीनी हमसे ताउन करेगा। और आज उनके वजीर दफा के शायद कोई बात भी हुई है हमारे आर्मी चीफ से। क्या कैसे देख रहे हैं इसको? अंदर खाने कुछ हो तो नहीं रहा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कुछ हो रहा है। असल में हम बहुत सारी चीजों को
हम असल में वो डसे हुए हैं ना, तो इसलिए हर चीज को बड़ा फूंक के हम पीते हैं। तो वो ऐसा है कि 3 सवाल किए गए उस जो वॉशिंगटन में जो ब्रीफिंग हुई, उसके अंदर पहला ये था, जो कांग्रेस वाले जो थे या जो सेनेट के जो लोग थे उनके, वो पूछना चाह रही थी सेलेक्ट कमेटी कि आपका अफगानिस्तान से जो अब आप निकल रहे हैं तो आपका वहां पे क्या निजाम है, किस तरीके से आप आसानी के साथ और सेफली निकल पाएंगे। उन्होंने कहा जी, उनका जवाब ये था कि हमारे पास अभी भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अभी एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ग्राउंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास अवेलेबल है और हम उनको इस्तेमाल करते हुए वहां से निकल आएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि हमारा जो डिफेंस है, हमारी फोर्सेस का जब हम निकल रहे हैं तो वो अपने तौर पे, ये पहले भी उनके कमांडर भी यहाँ पे भी कह चुके हैं, जनरल मार्क माइली भी कहे। पहला सवाल ये था, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। एयरलॉक, एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ग्राउंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन 2001 से कायम है और वो आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी ये नहीं हुआ कि बीच में रुक गया कुछ पीरियड। उनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो बिल्कुल उसी तरीके से चलती रही है। इसके ऊपर तो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी हैं, आपको पता है कि वहां पे अफगानिस्तान में कौन कौन लोग उसको हेल्प कर रहे थे। अब हमें जानता है, हम सब जानते हैं इन चीजों को। अगला सवाल उन्होंने ये पूछा था कि अगर वहां पर हालात खराब हो गए तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे आपके निकलने के बाद, ये दूसरा सवाल था। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन में है और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान हमारी इस सिलसिले में सपोर्ट और हेल्प करेगा। क्या सपोर्ट और हेल्प करेगा कि पाकिस्तान तालिबान को, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान का असर इतना है कि पाकिस्तान को बारहा जो उन्होंने कहा है, इंसिस्ट किया कि आप तालिबान को बोलें कि वो सियासी मफाहमत पे तैयार हो जाएं और कोई ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे कि अफगानिस्तान के अंदर कोई इंतशार और खलफशार का कोई खदशा क्रिएट हो। ये सेकंड सवाल था जिसका जवाब दिया गया। तो मेरा ख्याल है इन दो चीजों की मौजूदगी में कोई तीसरे सवाल का या उस किस्म का उन्होंने भी उसको डिनाई किया है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, हमने कोई बेस नहीं मांगा। और दूसरी बात ये होती है कि बेस चाहिए होते हैं अंदर जाते हुए, क्योंकि जब आप फौजों को जमा करते हैं तो फौजों को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाते हैं। आप एकदम से छलांग मार के ज़ाहिर अफगानिस्तान में नहीं जाएंगे, कुछ हिस्से पे कब्जा करेंगे, कंधार पे करेंगे। तो कंधार पे कब्जा करने के बाद आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई चीजों को नहीं चाहिए, आपको 2-3 घंटे में चाहिए कि चीजें पहुंच जाए वहां पे ताकि आप उसको मुस्तहकम कर सकें। तो ये तो अंदर जाने के लिए होता है, बेसिस चाहिए होते हैं। बाहर आने के लिए बेसिस नहीं चाहिए होते क्योंकि फोर्सेज ही बहुत छोटी रह गई हैं, सारा सामान सीमा 30 पे जा रहा है और रास्ता, अब ये कह सकते हैं कि रास्ता कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, रास्ता पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आज तक वो करते रहे हैं पिछले 20-22 साल से। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको गलत फ्रेम कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, इस वजह से हमारी जो वो है, हमारे खदशात ज्यादा हावी हो जाते हैं हकायक के ऊपर। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन जो पाकिस्तानियों के खदशात हैं वो इस वजह से हैं कि पहले भी हमने अमेरिका का साथ देकर जिस हद तक भी साथ दिया और जिस मजबूरी में भी साथ दिया, या उस वक्त जो लीडरशिप थी उनके ख्याल में ये बेहतर था, हमने बहुत कुछ खोया है। हम अब हमारी मगर फिर से सबसे पहली बात ये होती है कि आप देखते हैं कि जो जमीन पे ऑपरेशन है वो क्या चल रहा है। उस वक्त वो अंदर जाके लड़ाई करके उन्होंने काबू करना था, कब्जा करना था अफगानिस्तान पे। आज तो छोड़ के जा रहे हैं ना, तो अब तो वो फोर्स नहीं चाहिए ना उसको वहां पे डालने का। अब तो फोर्स ही 2,500 बंदा रह गया, उस वक्त 1 लाख बंदा लेके गए थे। तो मतलब ये कि 1 लाख बंदा पहुंचाने के लिए तो उनको पता नहीं कितने बेस चाहिए होंगे कि यार पाकिस्तान में हमें इंटरिम जगह मिले जहाँ पे स्टेपिंग स्टोन मिले, जहाँ से हम फिर अफगानिस्तान ले जाएं उनको। तो वापसी पे 2,500 बंदा जब होता है और सामान जहाजों पे जाना है तो बंदे तो कोई नहीं चाहिए उनको, पीछे बंदा कोई बेस तो नहीं कोई चाहिए। बेस तो तब चाहिए होता है अगर आपने मौजूदगी वहां रखनी हो। जी सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि अमेरिका के जाने के बाद खुद अफगानों के अंदर, अफगान हुकूमत के अंदर तालिबान के दरमियान या दूसरे फैक्शन के दरमियान जाकर कुछ झगड़ा हो तो पाकिस्तान अब के लूजर ना हो। अब बाद में ये ना करें कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये जो हाउस इन ऑर्डर करने का हमारे यहाँ एक बयानिया आया है, उसने हमें मोहतात कर दिया कि हुकूमतें भी हमारी गलत करती हैं, बाद में उसको ठीक करने की कोशिश करती हैं। नहीं, लेकिन हमेशा हकायक के साथ रिलेट करते हैं ना किसी चीज को। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपकी उस वक्त भी ये ओपिनियन हो सकती थी और आज और भी ज्यादा ताकत के साथ ये ओपिनियन है कि हमारा पाकिस्तान का ये फैसला कि हम वहां पे अमेरिका को कोई अड्डा देंगे या उनकी मदद करेंगे, ये पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था। उसके लिए जो यूएनएससी की रेजोल्यूशन आई थी ना 1267 और 1373, उस पर पाकिस्तान को साइन नहीं करने चाहिए थे फिर 9/11 के बाद जो आई थी। फौरन 2 हफ्ते के अंदर वो रेजोल्यूशन ले आए थे ना सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और पाकिस्तान पूरी की पूरी दुनिया ने उस पर साइन किए, दस्तखत किए। तो पाकिस्तान को चाहिए था उस वक्त, पाकिस्तान कहता ना जी ना,
हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अपने आप को अलहदा कर रहे हैं सारी चीज से। उस वक्त कर लेते तो कोई मजबूरी नहीं थी, आपको कोई कुछ भी नहीं भेज देना था। ये याद रखें 1998 में कोई मुआहदा नहीं था अमेरिका के साथ। जनरल जिन्नी आपके जनरल जहांगीर करामत के दफ्तर में बैठा हुआ था और वो आर्मी का सेंटकॉम का चीफ था। उसने कहा कि जनरल मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि वाइल आई एम सिटिंग हियर, इस वक्त तुम्हारे फजा में से इस वक्त 200 मिसाइल जो है ना वो जा रहा है जलालाबाद पे अटैक करने, जहाँ पे कि उनका ख्याल था कि वहां पे वो उसामा बिन लादेन है। जी तो उस वक्त तो कोई मुआहदा भी नहीं था, तो आप उस वक्त क्या कर सके थे? तो कहने का मतलब ये है कि वो हकायक दूसरे हैं, लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो हम जमीनी हकायक के बारे में हमारी ओपिनियन ही हो सकती है, लेकिन जब आप सिग्नेटरी होते हैं किसी चीज के तो फिर आपको दुनिया के साथ मिलकर चलना पड़ता है ना। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ चौधरी साहब, आपने बहुत तफसील के साथ इस बात को इन डेप्थ जाके हम पे वाजे किया। बहुत शुक्रिया आपको, बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात बयान की। क्या सलामती कौंसिल का वो साइन किया था, उसके तहत उन्होंने आपको कहा कि मदद करो, लेकिन उसमें यह बात भी आती है कि जब मुशर्रफ से कहा गया, उनका ख्याल था कि हम इतनी शर्तें रखेंगे, इनमें से 3-4 मान लेंगे, उसने 7 की 7 ही मान ली, ये इतनी कंडीशन थी। वो सवाल आज तक हमारे जहनों में छाया हुआ है बिल्कुल कि आमर जो चाहता है वो कर लेता है, लेकिन बहरहाल ये एक अलग कहानी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये इनका नुक्ता नज़र बहुत क्लियर है कि जब फौजों को वापस जाना है और उनकी तादाद भी कम है तो फिर उन्हें एयर बेस कहाँ के चाहिए होंगे? बिल्कुल सही, फिर तो जाने की चाहिए। और हम जिस शक में मुब्तला है वो ये है कि जाने के बाद इलाके को मॉनिटर करने के लिए उन्हें कहीं हमारे एयर बेस या कोई और फैसिलिटीज वो यूज ना करनी पड़े और हम इंटरनल जो टसल है उसका निशाना ना बन जाए, यही कहा जा सकता है। सही है। क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे साहब आपसे। क्लोजिंग रिमार्क्स ये कि देखिए मुल्क की सियासी सूरत बड़ी अजीबोगरीब है, इसमें अब मईशत भी आ गई है, बजट भी सर पर है, और अभी कोशिश ये है कि हुकूमत बताए कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, जबकि अभी 2-4 महीने तक बता रही थी कि उनकी कारकर्दगी खराब रही है, अब अच्छी हो जाएगी। वो एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरा हमारी सूरत हाल ये है कि अमेरिका अपनी फौजें निकाल रहा है अफगानिस्तान से, और हमारे लिए ये एक बड़ा एक फैसला कुन मरहला है कि खुदा न खास्ता इस वक्त हम किसी जाल में न फंस जाए, किसी चुंगल में न फंस जाए। अल्लाह करेगा हम महफूज रहेंगे। इलाही अमीन जी, बिल्कुल महफूज रहें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।